हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सीडीएस पोस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और आज का जो वीडियो है वो सीडीएस एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 7 है। बाकी की जो हम लोगों ने करा दिए हैं वो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उन्हें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो सीडीएस का टाइम है बहुत ही कम बचा है, 2-4 ही दिन बचे हैं। तो जो टाइम बचा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर लीजिए, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमने स्क्रीनशॉट लेकर इसको लगाया है, तो ये आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसकी जो क्वालिटी है बढ़ा लीजिएगा डाटा की अपनी। सपोज chord AB and CD of a circle intersect at a point P. Inside the circle, two right-angled triangle A dash B dash B dash and C dash Q dash D dash are formed as shown in the figure. ये फिगर दिखाई पड़ रहा है, इस तरीके से फॉर्मेशन होगी। Such that A dash B dash equals AP dash, B dash P dash equals BP, C dash Q dash equals CP, D dash Q dash equals DP, and angle A dash P dash B dash equals 90 degree equals angle C dash Q dash और D dash। तो हमें पता करना है which of the following statement are not correct, यानी कि जो हमें ये स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे हमें पहले चेक करना है क्या ये सिमिलर हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ये सिमिलर हैं दोनों ट्रायंगल, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दूसरे में कहा गया है कि दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तीसरे में कहा गया है हमसे कि जो ट्रायंगल्स का एरिया है वो सेम है। और चौथे में हमसे कहा गया है कि इनका जो पेरीमीटर है वो सेम है। अब हमें पता करना है इनमें से गलत कौन है। देखिए, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, तो इसमें दो कॉर्ड हैं, हम मान लेते हैं AB और CD, दो कॉर्ड हमारे पास हैं। दोनों कॉर्डों का क्या है, अगर आपको इनका एक फार्मूला पता हो, जब हमने आपको ज्योमेट्री कराई थी, सर्कल कराया था, उस समय हमने आपको बताया था कि जो ये होता है AP इंटू PB वो बराबर होता है CP अपॉन PD, CP इंटू PD। ठीक है, अब इसको अगर हम AP के नीचे CP ले आते हैं बराबर तो हो जाएगा PD अपॉन PB। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब दूसरी इक्वेशन हमें चेक करना है कि अगर ये सिमिलर दोनों ट्रायंगल होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। हम लेके चलते हैं कि ये सिमिलर हैं और हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा वह हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन C डैश Q डैश इक्वल्स B डैश B डैश अपॉन Q डैश D डैश। क्योंकि A डैश B डैश ये वाली होगी तो इसके सामने की जो साइड होगी ये वाली होगी और इसके सामने वाली साइड ये होगी। अब हमें पता है कि A डैश B डैश AP के बराबर है, तो यहाँ पे हम AP रखेंगे और C डैश Q डैश हमारे पास CP के बराबर है, तो यहाँ पे हमने CP रखा। फिर हमने देखा कि B डैश P डैश यानी कि BP, Q डैश D डैश हमारे पास DP के बराबर है। इसको हमने 2 मान लिया। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो सिमिलर होने के लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए
आइडेंटिटी जो हमारी इक्वेशन 1 है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। जो AP अपॉन CP है वह BP अपॉन DP के बराबर है, बट यहाँ पे क्या है, PD अपॉन PB के बराबर है, यानी कि इसे अगर हम रेसिप्रोकल करें तब जाके ये बराबर होगा, यानी कि ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये पता चला कि ये दोनों ट्रायंगल हैं, सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल जो सिमिलर होता है वही कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब हमें पता करना है इनके एरिया। तो इसका एरिया आपको पता है कि 1/2 A डैश P डैश इंटू PB हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका एरिया है वो 1/2 C डैश Q डैश इंटू Q डैश D डैश हो जाएगा। अब दोनों के ही एरिया इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि A डैश P डैश इंटू PB डैश क्या हो जाएगा आपके पास, AP आपका बराबर है AP के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा AP, और जो हमारे पास P डैश B डैश है वह BP के बराबर है। तो AP इंटू BP हमारे पास CP इंटू PD के बराबर है। अगर हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मिलाकर हम यह बता सकते हैं कि इन दोनों के ही एरियाज क्या हैं, इक्वल है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है तो इनका जो पेरीमीटर है वो सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्योंकि पेरीमीटर सेम होने के लिए इनकी साइड्स का बराबर होना आवश्यक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से गलत हो गए, 1, 2 और 4 गलत हो गए। तो 1 to 4 हमारे पास ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इसीलिए कठिन होते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो आपके पास नॉलेज होती है टॉपिक की वो सारी की सारी आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आप जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो कर सकते हैं तभी कीजिएगा, नहीं तो इसे छोड़कर सबसे पहले जो विदाउट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिएगा। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको सेकंड राउंड में ही सॉल्व कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिनको सेकंड राउंड में सॉल्व करना चाहिए, तो उनको सेकंड राउंड में ही सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि आपका एक हाइट एंड डिस्टेंस वाला हो गया, तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला भी आपको सेकंड राउंड में ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो भी टाइम टेकिंग होता है, और अगर आपने उसका फिगर सही से नहीं बना पाया तो आपका वो टाइम खा जाएगा। तो उसको भी आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में ही करना है। पहले राउंड में कोशिश कीजिए कि आपके 40 से 45 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, और हो भी जाते हैं, क्योंकि अगर आपने हमारी जितने भी हमने सीरीज़ कराई है 30 से 35 क्वेश्चन जो वीडियोज़ हैं, अगर आपने सभी देखे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बाय पुटिंग मेथड या बाय फार्मूला 40 से 45 क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं 1 से पौन घंटे में, मतलब कि 1 घंटा लगेगा आपको या 1 घंटा 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगता है 40 से 45 क्वेश्चन करने में। फिर बाकी के जो बचते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, फिर आपके पास 45 लगभग आधा घंटा बच जाएगा, क्योंकि 15 मिनट आपको जो ओमार शीट होती है वो भी भरने के लिए चाहिए होगा। तो आपको क्या है कि जो आधा घंटा बचेगा ना, उसमें आप क्या 10 से 12 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लीजिएगा जिन्हें आप बहुत ही ईजिली कर सकें। ठीक है, तो बस आप जब इतने कर लेंगे ना, 60 के पास अगर आप पहुंच गए और आपने मतलब गलत नहीं किए हैं, 1-2 गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सेफ हो गए। ठीक है, तो इतना लेके चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सपोज ABC इज ए ट्रायंगल विद AB ऑफ यूनिट लेंथ
हमारे पास एक ट्रायंगल है AB जो कि यूनिट लेंथ का है, ठीक है। ये लेंथ क्या है, 1 यूनिट की है। DE पॉइंट्स हैं जो कि AB और AC के ऊपर लाई कर रहे हैं, और ये क्या है, लाइन BC के पैरेलल है। तो आपको अगर सिमिलरिटी रूल पता हो तो ये अगर पैरेलल लाइन है तभी पैरेलल हो सकती है जब इनकी साइड्स का रेशियो क्या हो, आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये बात इसने कह दी कि ये पैरेलल है, इसका मतलब कि जो एरिया है, मतलब कि जो ये हैं ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। और दूसरा अगर देखना है नहीं पता है तो देखिए, सिमिलर के लिए हमें क्या चाहिए, 2 एंगल बराबर होने चाहिए। तो एक एंगल तो ये हो गया कॉमन वाला, क्योंकि ये ADE में भी कॉमन होगा और ABC में भी कॉमन होगा, ठीक है। दूसरा है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, इसको हम करस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और अगर हमारे पास 2 एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब आपको पता है कि एरिया वाले क्या होता है कि साइड का अगर जो साइड की रेशियो होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें एरिया का जो रेशियो होता है वो मिल जाता है, यानी कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। हमें ये पूरा AB पता है 1, इसको हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन AB क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने AD हमें दिया गया है कि जो इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज ट्वाइस, यानी कि अगर AD 1 है तो ABC हमारे पास ट्वाइस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये 1/2 इक्वल्स x अपॉन 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम रूट इधर लेंगे तो जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/√2। एक रोम्बस है जो कि फॉर्म किया गया है रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ के। तो हमें बताना है कि जो रेक्टेंगल का एरिया अगर 2 स्क्वायर यूनिट है तो पूरे रेक्टेंगल का कितना होगा। अगर डायरेक्टली आप करना चाहें तो 4 हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये 4 कैसे आया। तो उसके लिए आपको पता है कि ये रोम्बस जो अंदर है वो डायगोनल हो जाएगा, लेकिन ये क्या है कि साइड्स के पैरेलल है, यानी कि ये L है और ये भी है, ठीक है। अगर हम ये भी माने तो ये भी हो जाएगा, ये L माने तो ये भी L हो जाएगा। अब जो हमारे पास रोम्बस होता है उसका जो एरिया होता है वह होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू D1 हमारे पास L हो जाएगा और D2 B हो जाएगा, यानी कि LB, जो कि बराबर है 2 के। ये 2 उठाएंगे हम इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, LB इक्वल्स 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। LB क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो 4 हमारे पास आंसर आ गया। If each interior angle of a regular polygon is 40 degree, then what is the number of polygons or vertices of polygon? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करिए, जो हमारे पास इंटीरियर एंगल पता है उससे उसके माध्यम से एक्सटीरियर निकालिए। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 180 माइनस इंटीरियर एंगल होता है, तो 140 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री आएगा। अब जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उन सभी का सम 360 होता है।
और एक एंगल का हमें पता है 40 डिग्री। ये रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि सभी के सभी जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो बराबर होंगे, यानी कि हमें 40 से डिवाइड करना है। तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी कितनी वर्टिसेस हैं, यानी कि इसके पास 9 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस को हम साइड भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमसे कहा गया है कि एक हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF, ठीक है। इसमें एंगल ABC DEF के बराबर है, ACB DFE के बराबर है, और जो ये वाला है ये इसके बराबर है। यहाँ पर जो L है मिड पॉइंट है BC का, और जो M है EF का मिड पॉइंट है। इसके ऊपर हमने एक लाइन डाल दी। अब हमें प्रूफ करना है कि जो ABL है DEM के सिमिलर है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है कि ट्रायंगल ALC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMF इफ AC नॉट इक्वल टू DF। तो यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना है कि ABL क्या DEM के सिमिलर हैं। तो देखिए, क्योंकि जो हमसे कहा गया है कि ABC और DEF क्या है हमारे पास सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल हमारे पास क्या है बराबर है, तो दोनों ही ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर हो गए। सिमिलर होने का सीधा सीधा मतलब है कि AB अपॉन CD इक्वल्स BC अपॉन EF हो गया, क्योंकि ये रेशियो है, साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। अब BC को अगर आधा करें, हम BC को हाफ से डिवाइड कर दें और इसको भी हाफ से डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो BC अपॉन 2 हमारे पास BL हो जाता है, और EF अपॉन 2 EM के बराबर हो जाता है। अब इसको देखें और इसको देखें तो ये रेशियो बराबर हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो ABL DEM के सिमिलर हो गया। इसी प्रकार ALC DMF के सिमिलर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होते हैं ना आपस में, उनके सभी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो AC है वह नॉट इक्वल टू DF है, तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही होगा लेकिन सेकंड गलत होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि देखिए उन्होंने दे दिया है कि AC नॉट इक्वल्स टू DF, और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सभी के सभी बराबर हों, ठीक है। The number of rounds that a wheel of a diameter 7/11 meter will make traversing 4 किलोमीटर will be। तो 4 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4000 मीटर। जो व्हील होगा वो अपने एरिया के जो उसका सर्कमफ्रेंस होगा उसके बराबर एक चक्कर कंप्लीट करेगा, यानी कि 2πRH। R हमारे पास ये डायमीटर है, तो जो R हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 11/2, ठीक है। H हमारे पास है 2πR, जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता है, और नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा,
वो हम मान लेते हैं n है। अब हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड करते हैं। 11 2 जा 22, 7 से 7, 2000, तो 2000 राउंड्स वो लगाएगा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस है वो 300 यूनिट है। ईच ऑफ इट्स साइड इक्वल्स 170, इसका जो प्रत्येक साइड है 170 है। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो हम इसके एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। जो परपेंडिकुलर होता है इसका वो एंगल बाइसेक्टर होता है। तो एंगल बाइसेक्टर होता है और सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करता है। तो ये 150 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर ये 170 है, ये 150 है, तो ये 80 हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ईजिली हो जाएगा। ट्रिपलेट जो हमारे पास होती है वह होती है 17, 15 और 8। अगर सभी में 0 लगा देते हैं तो ये 170, 150 और 80 हो जाएगा। तो हमें हाइट ही निकालनी थी, हाइट हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, यानी कि दोनों का एरिया बराबर होगा। 2 × 1/2 × 150 × 80, यानी कि 1200 स्क्वायर यूनिट हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको लगा दीजिएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। Four equal discs are placed such that each one touches to others if the area of empty space enclosed by them is 150/847 square centimeter. Then the radius of each disc is equals to, हमारे पास 4 इक्वल डिस्क हैं, इनके बीच का एरिया हमें दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है। क्योंकि ये सभी के सभी बराबर हैं तो जो एक सर्कल बनेगा, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये स्क्वायर होगा जिसकी जो लेंथ होगी वो 2r होगी। तो हम क्या करेंगे, ये सेक्टर जो बन रहे हैं हमारे पास 4 बन रहे हैं। अगर हम चारों सेक्टर को जोड़ दें तो एक सर्कल हमारे पास बनेगा। तो जो स्क्वायर का एरिया है उससे हम इन चारों सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर देंगे। तो जो स्क्वायर का एरिया है हमारे पास वह बनेगा 2r का होल स्क्वायर। उससे हम माइनस करेंगे जो सर्कल है उसका एरिया, क्योंकि 4 सेक्टर मिलाकर एक सर्कल बनाएंगे, यानी कि पाई r स्क्वायर को हम माइनस करेंगे। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 150/847 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो इंक्लोज्ड एरिया है वो हमको दिया गया है। हमें बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7, ये 4r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर 6/7 इक्वल्स 150/847। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो r इक्वल्स 5/11 आ जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास ABC DEF दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इफ द रेशियो ऑफ साइड AB टू साइड D इज √2 + 1 रेशियो √3, then the ratio of area of triangle ABC to that of DEF। तो आपको पता है कि जो एरिया होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो हमें इन का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जो साइड्स हैं उनका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 2 + 1 + 2√2 और नीचे हमारे पास 3 हो जाएगा। तो 3 + 2√2/3
लेकिन ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, ऊपर नीचे 3 - 2√2 और 3 - 2√2 से ऊपर नीचे हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास एरिया आएगा वह आएगा 1/9 - 6√2। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, तो मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। A tangent is drawn from an external point O to circle of radius 3 unit P such that OP equals 4. C is the center of the circle. Then sine of the angle COP is. ये हम मान लेते हैं हमारे पास एक ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गई, टेंजेंट हो जाएगी हमारे पास OP, ये C हो जाएगा, हमें COP साइन COP निकालना है। तो ये हमारे पास 90 है, ये अगर हमारे पास 4 है, ये 3 है, तो ये बाय CPCT 5 हो जाएगा, सॉरी बाय CPT बाय पाइथागोरस। ठीक है, ये हम थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको हल्का सा इस तरीके से बनाएं तो ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रेशियो कैसे निकालते हैं साइन और टेन और इसका, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। जो साइन है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, जो टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इसी प्रकार जो हाइपोटेन्यूज है हमारे, सॉरी कॉसेक है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। A square is inscribed in a right angle triangle with leg P and Q and has a common right angle with the triangle. The diagonal of the square is given by. जो diagonal है स्क्वायर का वो कैसे दिया जाएगा, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये P है, ये Q है, इसको हम x मान लेते हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनका नेमिंग कर लेते हैं ABC और इसको हम मान लेते हैं D। जो एरिया ऑफ ABC हो जाएगा, यानी कि पूरे ट्रायंगल का एरिया जो है वह हो जाएगा 1/2 P × Q। अगर हम ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स को आपस में ऐड करें तो भी ये ABC के एरिया के बराबर होंगे, यानी कि 1/2 × हाइट × बेस प्लस हाइट × बेस। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी PQ/P + Q
लेकिन हमें क्या करना है, डायगोनल निकालना है। अगर हमारे पास स्क्वायर की साइड आ गई है तो डायगोनल भी आ जाएगा, क्योंकि डायगोनल आपको पता है कि जो होता है वह √2a होता है, यानी कि इसमें हमें केवल √2 से मल्टीप्लाई करनी है और √2 से इसमें केवल c में मल्टीप्लाई हुई, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें डायगोनल निकालना था तो ये डायगोनल है, साइड निकालना है तो साइड है। इसको आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं, तो आपके पास टाइम बचेगा। यहाँ पे थीटा इक्वल्स 45 रखिए, फिर दोनों ही इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² माइनस 2 टाइम्स x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स 1 आ जाएगा। यहाँ पे x², अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो x² अपॉन a² प्लस y अपॉन y² अपॉन b² है वो 1 के बराबर हो जाएगा। अब हमें वैल्यू पुट करनी है 45 इसके अंदर। अब देखना है कि कौन हमें 1 दे देगा। तो जब हम इसमें 45 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें चेक करना है दोनों ही क्या सही है कि नहीं है। तो क्या करिए, इनको रेशनलाइज कर दीजिए। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 1/cos थीटा अपॉन साइन थीटा में। अब दोनों को ही डिवाइड कर दीजिए 1/sin थीटा और cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हमें ये मिल जाएगा, यानी कि ये सही है। सेम जब हम इसके साथ करेंगे ऐसा तो 1/1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos² थीटा हो जाएगा। जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे यानी कि ये sin² थीटा देगा तो रूट हटाएंगे तो sin थीटा बचेगा हमारे पास। तो यहाँ से भी जब हम 1 को साइन दे देंगे और cos को साइन दे देंगे तो फिर से हमारे पास cosec थीटा प्लस cot थीटा आ जाएगा, यानी कि ये भी सही है। तो बोथ ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। यहाँ पे थीटा इक्वल्स 45 डिग्री पुट कीजिए तो ये आपके पास P की वैल्यू 2 आ जाएगी और Q की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पे पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 4 × 1/√2 की पावर 2/3 माइनस 1/2 × 2 की पावर 2/3, और ये हमारे पास हो जाएगा 16/2 की पावर 1/3 माइनस 1, यानी कि हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। दो ऑब्जर्वर्स हैं जो कि हमारे पास एक टावर से नॉर्थ में खड़े हैं। दोनों के ही बीच की डिस्टेंस y है और जो टावर है वो x मीटर है। ये 45 डिग्री हो रहा है, ये 30 डिग्री हो रहा है। अगर ये 45 है, ये x है, तो ये भी x हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, x/y फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan 30 लगाएंगे। tan 30 हमारे पास हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स x/x प्लस y। इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो x प्लस वाई इक्वल्स √3x। तो y इक्वल्स √3 माइनस 1 x हमें निकालना है x/y। तो x/y हो जाएगा 1/√3 माइनस 1, लेकिन √3 माइनस 1 हमारे पास है नहीं, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने पे हमें मिलेगा √3 प्लस 1/2।
हमें बताना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। क्या थीटा इक्वल 60 सेटिस्फाई करेगा? क्या इसके पास ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी? लेकिन ध्यान रखिएगा, जो थीटा है हमारे पास 0 और 90/2 के बीच में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कंडीशंस दी रहती हैं, उनको भी पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो जो आंसर हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो अगर हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें हमें टाइम लग सकता है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 इक्वल 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो 2 बन जा 2 यानी कि -2 -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस करने पे हमें -3 मिलना चाहिए, तो प्लस करने पे हमें -3 मिल गया। अब यहाँ पर जो a होता है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए और साइन है उनको चेंज कर दीजिए। तो जो हमें थीटा की वैल्यू मिली, यानी cos थीटा की वैल्यू मिली, वह एक तो 1 मिली और एक 1/2 मिली। 1 का मतलब है कि थीटा इक्वल्स 90 डिग्री और 1/2 का मतलब है थीटा इक्वल्स 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन हम थीटा इक्वल्स 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें 90/2 से कम की वैल्यू लेनी है। तो केवल और केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2। अगर यहाँ पे ये कंडीशन इक्वल टू वाली होती तो ये वाला भी जो वैल्यू है हमारी सही हो जाती। तो यहाँ पे हम केवल लिखेंगे कि जो 2 है वो सही है, 1 गलत है। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें हमें a माइनस बी इक्वल्स π/2 दिया गया है, हमें c+2 भी फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि a माइनस बी इक्वल्स 90 है, हम b को 10 डिग्री मान लेते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 100 मिल जाएगी a की वैल्यू। हमें निकालना क्या है, c की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। जब हमारे पास a 100 है, b 10 है, तो c कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कीजिए। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 70 प्लस 2 × 10 यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारे पास ये है। यहाँ पे आप कोई दूसरी वैल्यू भी रखेंगे तभी आंसर यही आएगा। बस आपको क्या करना है, ऐसे नंबर्स लेना है जो सेटिस्फाई करते हो वैल्यूज़ को। थ्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स अल्फ़ा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। हमें प्रूव करना है कि जो अल्फ़ा है किसके बीच में लाई करता है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स अल्फ़ा। या हम इसके अंदर अगर अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो 10 स्क्वायर थीटा हमारे पास मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस 3 अपॉन 3 अल्फ़ा माइनस 1। अब आपको पता है कि जो 10 स्क्वायर थीटा होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसका डोमेन जो होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। तो हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखेंगे। तो अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से जो अल्फ़ा मिलेगा हमें मिलेगा अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू 1/3, यानी कि जो हमारे पास इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा
बाय बी हो जाएगा। जब भी इक्वल टू लगा होता है तो ये जो क्लोज्ड होता है ना उसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ओपन हमारे पास है, यहाँ पे दोनों ही क्लोज्ड हैं, यहाँ पे एक ओपन है और एक क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये क्लोज वाला तो सही है लेकिन ओपन वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी इक्वल टू भी आता है ना तो हम क्लोज वाला लेते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है NCR, यानी कि 10 पॉइंट है, मतलब कि 5 लाइन है। एक लाइन मैक्सिमम 2 पे तो काटेगी, यानी कि 2 पॉइंट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 10। ABC is a triangle in which AB equals AC. Let L be the locus of the point X. एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC। इसमें एक हमारे पास L पॉइंट है जो कि लोकस है, और BX CX के बराबर है। यहाँ पर AB AC के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि जो L इज ए स्ट्रेट लाइन, जो L है, ठीक है, ये लाइन L है, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि A से पास करेगी एंड इन सेंटर से पास करेगी। तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये एक एंगल बाइसेक्टर है, तो बस आपका काम हो जाएगा। तो हमें बस इसका क्या करना है, प्रूव करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो हम क्या लेंगे, जो ABX है और AXC, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराएंगे। देखिए जो AX है, AX के कॉमन हो जाएगी। ABAC हमें दिया गया है, BX CX हमें दिया गया है। तो बाय SSS रूल, यानी कि साइड रूल, जो ये वाला ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे। तो बाय CPCT ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। अब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब जो AL है वो क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब जब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया तो आपको एक प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल की पता होनी चाहिए कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर सभी के सभी एक ही लाइन में लाई करते हैं, यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है इसी के ऊपर लाई करते हैं। तो ऑप्शन 1 भी सही हो गया, ऑप्शन 2 भी सही हो गया, ऑप्शन 3 भी सही हो गया। इसमें ऑर्थोसेंटर की बात की गई, इसमें इन सेंटर की बात की गई और इसमें सेंट्रॉइड की बात की गई। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। Consider a circle with center at C. Let OP OQ denotes respectively tangents. Let R be the point on OP and S be the point on OQ. हमें दिया गया है कि OR SQ के बराबर है, OR इंटू SQ बराबर OS इंटू RP। तो इससे आ जाएगा OR अपॉन RP
अपॉन ओ एस अपॉन एस क्यू। जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि एक्स बाई के बराबर है और ये 90 डिग्री है। अब क्या करेंगे हम, अगर इसमें दोनों तरफ हम +1 कर लें तो ये चेंज हो जाएगा ओ आर प्लस आर पी अपॉन आर पी इक्वल्स ओ एस प्लस एस क्यू अपॉन एस क्यू। ठीक है। अब आपको पता है कि ओ क्यू और ओ पी बराबर होंगे क्योंकि टेंजेंट है, एक ही सर्कल के दो टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। ये वाले जो मतलब कि एक ही पॉइंट पे जाकर मैच करते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि ओ आर प्लस आर पी क्या है, ओ आर और आर पी ओ पी के बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आर पी है वो एस क्यू के बराबर है, यानी कि जो आर पी है, ठीक है, ये एस क्यू के बराबर है। अगर ये पोर्शन बराबर हो गए तो जो ओ आर है वो भी ओ एस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा पोर्शन बराबर है तो बचा हुआ पोर्शन भी तो बराबर होगा। क्योंकि अगर हम ओ क्यू से क्यू एस माइनस कर दें तो ओ एस बचेगा, और ओ पी से पी आर माइनस कर दें तो ओ आर बचेगा, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे पास अगर ओ आर ओ एस के बराबर हो गया तो ओ आर क्या है, एक रेडियस है दूसरे सर्कल का, और ओ एस क्या है, दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस है। ओ आर को हमने एक्स माना था, एक्स माना नहीं दिया गया था, और जो ओ एस है वो बाई दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स है वो बाई के बराबर हो गया, तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि जो पी ओ सी है, पी ओ सी है वो क्यू सी और ओ, यानी कि ये और ये, ठीक है, क्या है, 90 डिग्री है। तो जो एंगल अगर हम देखें, इन सभी एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल ओ और एंगल सी, ठीक है, एंगल सी का मतलब ये पूरा वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास 360 डिग्री का एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो P हमारे पास 90 है, क्योंकि जो रेडियस और टेंजेंट का एंगल बनता है ना यहाँ पे, वो 90 डिग्री बनता है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब बचा C और O, तो एंगल C प्लस एंगल O। अब जो ये लाइन होती है OC, ये बाइसेक्टर होती है, तो अगर हम C को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स QCO लिख सकते हैं, और QOP को भी हम 2 टाइम्स POC लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास एंगल POC प्लस QCO आ जाएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही ऑप्शन सही हो गए। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं m की वैल्यू, और n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2/1 इक्वल्स 5/2। पहला वाला 5/2 एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है, 2, 1, 3 इस तरीके से होती है वैल्यू, -2 -3 ये इंटीग्रल वैल्यू है, ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। इसको देखेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें 1 देगा, यानी कि ये इंटीग्रल है। इसमें अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, यानी कि ये इंटीग्रल नहीं है। तो केवल इंटीग्रल हमारे पास है तो वह 2 है।
Outside a meeting room, Madhav was told by a person that each meeting take place after 13/4 hour. 13/4 आवर का मतलब हो गया 3 और प्लस 1/4 इंटू 60 यानी कि 15 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट के बाद प्रत्येक मीटिंग होती है। यानी कि अगर ये मीटिंग अभी इस समय हुई तो अगली मीटिंग 3 और 15 मिनट के बाद होगी। जो मीटिंग होनी है वो 2 PM पे होनी है और जो मीटिंग हो चुकी है वो 45 मिनट पहले हो चुकी है। तो पूछा गया है कि व्हाट टाइम मधुकर रिसीव दिस इंफॉर्मेशन, कितने बजे मधुकर ने इस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। तो देखो उसने 15 मिनट और फिर 23, तो उसने जो रिसीव किया वो 15 मिनट क्या किया पहले रिसीव की ना, मतलब उसने कहा कि जो मीटिंग थी वो 45 मिनट पहले हो चुकी है, यानी कि इसमें से हम 45 मिनट टाइम निकाल देंगे, यानी कि उसने जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की इस समय रिसीव की। तो अगर हम इसमें से 45 मिनट निकाल दें तो जो हमारे पास टाइम आएगा ना वह 11:30 आएगा, क्योंकि अगर इसमें से हम 45 मिनट निकाल देते हैं तो हमारे पास 2.5 घंटे बचेंगे। और 2.5 घंटे हम 2 से पीछे जाएंगे तो 11:30 होता है। एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड फॉर ए सर्टन मंथ इज 20,000, यानी कि एक घर में एक पूरे महीने में 20,000 रुपये खर्च होते हैं। तो उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 20,000 है, कि मतलब कि 1000, जिसमें से 8,000 वो एजुकेशन पे खर्च करता है, एजुकेशन पे वो 8,000 खर्च करता है, फूड पे वो 5,900 खर्च करता है, शॉपिंग पे वो 2,800 खर्च करता है, जो पर्सनल केयर पे खर्च करेगा वो तीनों को ऐड कीजिए, 20K से माइनस कीजिए, तो जो पर्सनल पे खर्च करेगा वह 3.3K खर्च करेगा, यानी कि 3,300 रुपये खर्च करेगा। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो 3.3K अपॉन टोटल पे निकालेंगे, 20K इंटू 100, K से K कैंसिल आउट, 25 जा, तो ये हो जाएगा 16.5। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल और ग्रो हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा सके। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बस आप रिवाइज कर लीजिएगा, जितना भी आपके पास टाइम बचा है उसमें रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आपके जो भी टॉपिक्स आपको लगता है रिवाइज करने हैं उनको रिवाइज जल्दी से जल्दी कर लीजिए। तो फिर ऐसे ही मिलते हैं नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।